मार्च महीने के आखिर जो है वो चल रहा है और जल्द अप्रैल की शुरुआत होने वाली है, मगर पहाड़ों पर बर्फीला वसंत मना रहे हैं यहाँ के लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के मैदान पर मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन के दिलकश नजारों ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग विंटर गेम्स वहां इवेंट हुआ। इस इवेंट में शामिल युवा खिलाड़ियों का जोश काफी हाई दिखा। वहीं डल झील पर्यटन का उत्सव भी मनाया जा रहा है। कश्मीर की सुंदरता को निहारने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। हाउस बोट और शिकारा की सैर भी कर रहे हैं। श्रीनगर में ट्यूलिप के फूलों की बगिया भी सज चुकी है, जिसकी महक पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश देती है। बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियां और खेलों की गर्मजोशी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कुछ ऐसा ही नजारा पेश आया जब सिस्सू में स्नो मैराथन का आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि सिस्सू करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। हर साल जहां स्नो मैराथन का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। इस बार 4 कैटेगरी में मैराथन का आयोजन हुआ। हर वर्ग के विजेता को मेडल और उपहार दिए जाते हैं। इस दौरान खिलाड़ियों का जोश भी देखने लायक था। स्नो मैराथन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्नो मैराथन है। अभी इसका 4th एडिशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट होता है 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 4 फॉर्मेट में ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये चौथा साल है। इसका मेन मकसद है लाहौल एंड स्पीति वैली में जो इकोलॉजी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से बचाने के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए के स्नो मैराथन का ये 4th इवेंट है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजर है जिला प्रशासन की तरफ से अटल टनल सिस्सू के पास हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें मोर देन 250 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। अलग अलग हमारा इसमें रहा है कैटेगरी, जैसे 42 किलोमीटर हो गया, 21, 10, 5 और 1 किलोमीटर का भी रहा है। इसमें यूथ का भी पार्टिसिपेंट रहा है, महिलाएं भी रही हैं, लोकल्स रहे हैं और अलग अलग मतलब स्टेट से लोग आए। इंटरनेशनली भी अच्छा एक पार्टिसिपेशन रहा है। मेरे को मौका मिला यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे तो जो फर्स्ट बार दौड़ा बहुत हार्ड रूट था कि तो सुबह जो फर्स्ट राउंड 10 किलोमीटर का था, 4 लैप था, बहुत ज़्यादा ठंड था। ऐसा लग रहा था उंगली काम ही नहीं कर रहा है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ भी गर्म हो गया। फिर जब सेकंड राउंड है फिर उसमें थोड़ा ठीक लगा। जो 4th राउंड था वो भी बहुत हार्ड था। उसके बाद जब थोड़ा धूप लग रहा, पाँव दस रहे थे, स्लिप मार रहा था, तो टाइमिंग भी तो 3 घंटा 37 मिनट आया। और चलिए अब आपको बता दें कि ये मैराथन क्यों खास है। लाहौल स्पीति में 11,000 फीट पर होने वाली ये स्नो मैराथन की दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन इसे माना जाता है। ये एशिया में अपनी तरह का इकलौता आयोजन होता है। इस बार स्नो मैराथन का 4था एडिशन था, जिसमें देश भर से 300 से ज्यादा खिलाड़ी यहां शामिल हुए। हम आपको बता दें, स्नो मैराथन में भारतीय सेना के जवान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लाहौल स्पीति में हर साल होने वाली स्नो मैराथन से हाई एल्टीट्यूड गेम्स में भारत को ग्लोबल पहचान मिली है और हर साल बर्फीले बसंत की स्नो मैराथन में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं बर्फबारी, जहां गुलजार से हर तरफ नजर आ रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जहां यूटी स्तरीय चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे। खिलाड़ियों ने गुलमर्ग स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और नादक इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हर साल विंटर गेम्स एसोसिएशन गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से खिलाड़ी यहां पर पहुंचते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है विंटर गेम्स एसोसिएशन के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बच्चों को फ़ायदा मिलता है। और जो आज का जो इवेंट हो विंटर ये स्टेट चैंपियन थी, इसमें बहुत सारे बच्चों ने मेडल्स लाए। जूनियर सीनियर सब खुश हैं क्योंकि सब अपना इसमें टैलेंट दिखाते हैं और अपना जो बेस्ट है वो देते हैं। बहुत ही अच्छी कोचिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर की डल लेक पर, जहां इन दिनों कश्मीर की खूबसूरती का एहसास करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। और इस लेक की सबसे खूबसूरत बात यह है यहाँ का शिकारा, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। शिकारा डल झील की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ये एक पारंपरिक कश्मीरी नाव है जो झील पर घूमने का एक अनोखा और शांत अनुभव देती है।
तो देखिए किस तरह से शिकारा की सवारी करने के लिए पर्यटक जो हैं वो आतुर दिख रहे हैं और भारी संख्या में श्रीनगर जो है इस वक्त पर्यटक पहुंचे हुए हैं। शिकारा सवारी के लिए पर्यटक यहां पहुंचे हैं और पर्यटकों से गुलजार है इस वक्त डल झील। तो डल झील में शिकारा और हाउस बोट जो है वो लगातार चलते हैं और पर्यटक भी यहां आकर काफी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सचमुच ये जन्नत ही है और इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग ट्रैवल्स के अंडर में आए हैं, तो मेरा ये श्रीनगर में तीसरा दिन है, तो हम लोग आज साइट सीन करेंगे। हम गुलमा शोलमा घूम के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा वादी है, बेहतरीन, मैंने बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर कश्मीर में, तो मेरा एक ड्रीम था कश्मीर में आना, तो आज फुलफिल हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कश्मीर की वादियों में ट्यूलिप के रंग बिखरे पड़े हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में कायनात की खूबसूरती जैसे आपका स्वागत करने को बेकरार है। 70 वैरायटी और बेशुमार रंग आपको दंग कर देंगे। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। देखिए ट्यूलिप के फूल दुनिया में सबसे हिस्सास यानी सेंसिटिव फूल माने जाते हैं। जहां ये किसी खास वातावरण में उगते हैं, वहीं पर इनकी समय सीमा जो खिलने की होती है वो मात्र 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। लेकिन जब ये खिलते हैं तो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। देश में कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर कुदरती तौर ट्यूलिप उगाए जाते हैं और पहले अप्रैल के शुरू में ये फूल खिलते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है मार्च के दरमियान में ही यानी मार्च के अंत में ये फूल खिली जाते हैं। यही कारण है कि अब बुधवार से श्रीनगर का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हर साल हजारों की तादाद में देश विदेश से लोग और पर्यटक कश्मीर में एशिया के इस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के फूल, रंग बिरंगी फूल देखने के लिए पहुंचते हैं और जो अब पर्यटन के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। अशरफ वानी, ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। चीन के यूनान प्रांत में मुनाओ जोंगे उत्सव धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह है कि इसमें करीब 10,000 लोग एक साथ एक ही धुन पर थिरकते नजर आए। मुनाओ जोंगो चीन के जिंगपो लोगों का एक पारंपरिक उत्सव है जो लालटेन फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। तस्वीरें ऐसी मानो जमीन पर उतर आए हों सितारे। एक अनूठी लय पर खास अंदाज में एक साथ थिरकते 10,000 लोग। आसमान से देखो तो धरती पर बनाई गई खूबसूरत रंगोली सी लगती है। ये खूबसूरत तस्वीरें चीन के यूनान प्रांत की हैं, जहां देहुंगदाई और जिंगपो स्वायत्त इलाके में कुछ इस अंदाज में मुनाओ जोंगगे उत्सव मनाया गया। दरअसल मुनाओ जोंगगे का अर्थ है एक साथ नृत्य करना। लिहाजा इस त्योहार पर एक अनोखी धुन पर करीब 10,000 लोग एक साथ झूमते दिखे। इनमें कुछ चीन के थे तो कुछ विदेशी मेहमान, लेकिन सब सुंदर पोशाक पहने जीवंत ढोल की थाप पर डांस करते उत्सव के रंग में सराबोर नजर आए। मुनाओ जोंगे यहाँ के जिंगपे लोगों का एक खास पारंपरिक त्योहार है, जिसे आमतौर पर चीनी लालटेन उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसमें बड़ी तादाद में लोग एक साथ नाचते गाते खुशी मनाते हैं। ये उत्सव कई दिनों तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईस्टर की तारीख काफी नजदीक है, ऐसे में इसे यूरोप के देशों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। इस खुशनुमा मौके पर लंदन में अनोखी एग एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया है। देखिए लंदन शहर इन दिनों रंग बिरंगे और खूबसूरत अंडों से भरा पड़ा है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये स्कल्पचर्स हैं जो ईस्टर के मौके पर बिग एग हंट प्रदर्शनी के तहत लंदन की कई मशहूर जगहों पर रखे गए हैं।
लंदन में 24 मार्च से शुरू हुई ये अनोखी प्रदर्शनी 27 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े कलाकारों द्वारा बनाए गए करीब 100 से ज्यादा विशाल अंडे शामिल हैं। ये प्रदर्शनी एलिफेंट फैमिली द्वारा आयोजित की गई है। इस एग स्कल्पचर के जरिए वन्य जीवों को बचाने का संदेश दिया जाएगा। ये बिग एंड हंट एक बहुत ही सुंदर पब्लिक आर्ट प्रदर्शनी है। हमें उम्मीद है कि ये उन लोगों को पसंद आएगी जो एक शानदार आर्ट का भव्य नमूना देखना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में इस प्रदर्शनी में संरक्षण का एक संदेश छुपा है। ये एक प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। इसके जरिए हम प्रकृति के संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं। इससे आने वाले पैसे को खास तौर से दक्षिण एशिया के वन्य जीव के संरक्षण में लाया जाएगा। ईस्टर के मौके पर आमतौर पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है। 2024 में भी इसका आयोजन किया गया था, लेकिन वो काफी छोटे स्तर पर था। इस साल इस एग एग्जीबिशन का आयोजन काफी बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लुभाने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैत्र नवरात्रि में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से रंग जमने लगा है। शक्ति पीठों से लेकर ज्यादातर मां दुर्गे के मंदिर में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान के लखी में भी आस्था का दरबार सज गया है और खास बात यह है कि भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भक्तों के लिए गर्मी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर रहा है। वहीं नवरात्रि से पहले गणगौर उत्सव के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। सीकर में गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने अखंड सुहाग और सुयोग्य वर के लिए पर्व मनाया। उमंग से भरी तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम में भी देखने को मिली, जहां भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इन भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, ताकि मौसम की बेरुखी के बावजूद भक्तों को बाबा विश्वनाथ की आस्था की ठंडी छांव मिल सके, उन्हें अपने आराध्य का आशीर्वाद मिल सके। भक्तों को धूप की तपिश से बचाने और राहत भरी छांव के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। काशी विश्वनाथ का धाम आस्था का वो धाम जहां श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती। कोई मौसम हो, कोई ऋतु हो, बाबा के द्वार पर भक्तों की अपार भीड़ हमेशा रहती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे में अपने आराध्य के लिए भक्त दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। अब गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे भक्तों को गर्मी के मौसम में भी आस्था की ठंडी छांव मिलती रहे। बाबा विश्वनाथ के आंगन में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में भी शीतलता का अनुभव हो और वो पूरे आनंद के साथ अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ ले सकें। दर्शनार्थियों की सुविधा के मद्देनजर पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। जर्मन हैंगर के साथ साथ मिस्ट फैन लगेगा, ताकि उन पे फुहारे से पानी की भी बरसात होता रहे, ताकि इस गर्मी के मौसम में भी जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए तो वातावरण में उनके आसपास शीतलता बनी रहे और वो शुद्ध मन से और बिना परेशान हुए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सिर्फ जर्मन हैंगर ही नहीं, बल्कि मिस्ट फैन भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को ठंडी फुहार के जरिए शीतलता प्रदान की जा सके और श्रद्धालु बिना किसी तकलीफ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त कर सकें। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। पहले धूप के कारण लोग यहाँ परेशान होते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे लगाया गया व्यवस्थाएं, छांव की व्यवस्था की गई है, लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था की गई, बहुत ही सुंदर है। लोग जो थक जा रहे हैं बैठ के यहाँ आराम कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिल रहा है। और इस बार जो है ये काफ़ी अच्छा शेड लगाया गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को गर्मियों का सामना नहीं और ये जो धूप जो है ना उसको सामना करने नहीं पड़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है मंदिरों के द्वारा। गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में फर्श का पत्थर गर्म हो जाता है, लेकिन अब बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को न धूप लगेगी और न ही पांव जलेंगे। सिर पर छांव के लिए गंगा द्वार से मंदिर चौक तक जर्मन हैंगर लगेंगे। जमीन पर जूट की गीली मैट शीतलता का आभास बनाए रखेगी और भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आस्था की छांव मिलती रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
राजस्थान का करौली धर्म और आध्यात्म की एक अनोखी छटा बिखेरने को लगभग तैयार है, जहां जल्द ही विश्व प्रसिद्ध कैला माता का लक्खी मेला आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बार इस मेले में सफाई को प्राथमिकता पर रखा गया है, जिसके लिए इस बार प्लास्टिक मुक्त मेले का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के करौली में हर तरफ उत्सव और उमंग का माहौल है। कहीं भक्तिभाव में डूबे श्रद्धालु नाच गाकर जुलूस निकाल रहे हैं, तो कहीं माता के प्रसाद की पोटलियों के ढेर लगे हैं। शक्तिपीठों में शुमार कैला माता का लक्खी मेला 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस भव्य मेले के लिए पैदल यात्रियों का कैला देवी पहुंचना शुरू हो चुका है। सभी श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ नाचते गाते दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी चैत्र नवरात्रि मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों से भारी संख्या में लोग पदयात्रा कर माता के दरबार में खुशहाली की मुराद मांगने आते हैं। इस बार भी इस मेले के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस बार मेले को पॉलीथीन मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दुकानदार श्रद्धालुओं के साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है। एक संघर्ष यहाँ पर होगा। कल से हम हर प्रवेश द्वार पे लोगों को रोकेंगे जो भी पॉलीथीन लेकर अंदर आए। आप लोगों से विशेष मेरा आग्रह है कि इसको हमारा सहयोग करिएगा, कि लोगों को बस ये जानकारी हो जाए। मेले में यात्रियों के लिए 350 से अधिक रोडवेज की बस लगाई गई है। मेले में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए व्हीलचेयर, रैंप आदि की व्यवस्था है। गर्मी में शीतल पेयजल के लिए 25 जल मंदिर बनाए जाएंगे। 200 से ज्यादा सफाई कर्मी मेला क्षेत्र में काम करेंगे और 160 शौचालय की व्यवस्था भी है। वहीं मंदिर परिसर में 24 घंटे चिकित्सक और 2 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगे। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शांति और सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए तैयार हैं। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से मेला परिसर की निगरानी की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। माता अपने हर भक्त का पूरा ख्याल रखती है और इस मेले के सफल आयोजन के लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। गोपाल लाल माली, करौली, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक के कलबुर्गी में शरण बसवेश्वर मंदिर में महारंगोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें धूमधाम से संत शरण बसवेश्वर की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए मंदिर परिसर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के शरण बसवेश्वर मंदिर में उमड़ा है आस्था का सैलाब। मन में विश्वास और दर्शन की आस लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। दरअसल यहाँ पारंपरिक त्योहार महारंगोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें शामिल होने दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। ये उत्सव 18वीं सदी के एक संत शरण बसवेश्वर की पुण्यतिथि के मौके पर हर साल मनाया जाता है। शरण बसवेश्वर मंदिर कर्नाटक के कलबुर्गी में एक तीर्थ स्थल है, जो 18वीं शताब्दी के लिंगायत धर्मगुरु और दार्शनिक श्री शरण बसवेश्वर को समर्पित है। श्रद्धालुओं का मानना है कि संत शरण बसवेश्वर ने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण और समाज के गरीब और वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने में बिताया। मान्यता है कि होली के 5 दिन बाद संत शरण बसवेश्वर ने अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी थी। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर सालों से महारंगोत्सव के आयोजन की परंपरा चली आ रही है। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी इस मौके पर संत शरण बसवेश्वर की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ को फूलों, फलों और रंग बिरंगे कागजों से सजाया गया और इसी रथ में शरण बसवेश्वर की मूर्ति रखी गई। उसे मंदिर परिसर के चारों ओर घुमाया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महसूस करने वाली कृत्रिम त्वचा की, जिसे आईआईटी मंडी में 12 लोगों की टीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। रोबोटिक हैंड से जुड़ी ये त्वचा तापमान, दबाव और सतह के साथ दूसरे अनुभव भी कराएगी। किसी हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए ये कारगर साबित होगी। प्रोस्थेटिक हैंड की जगह पर विशेष रोबोटिक हैंड का विकल्प भी मिल पाएगा। यह स्किन 4 से 5 साल तक चल सकती है। हालांकि तेज गर्मी और अधिक ठंड को लेकर स्किन का टेस्ट अभी बाकी है।
सामान्य सा दिखने वाली ये रोबोटिक हैंड बेहद खास है। इसकी वजह इस पर लगा डिजिटल स्किन है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ये स्किन तापमान, दबाव और किस तरह की स्किन है ये भी पहचान जाएगी। इस डिजिटल स्किन का इस्तेमाल रोबोटिक हैंड के लिए किया जाएगा। इसका जो मेन एप्लीकेशन या उपयोग होगा वो प्रोस्थेटिक हैंड है। जैसे जिनके हाथ नहीं है उनके हाथों में अगर हम रोबोट लगा दें तो वो रोबोट ब्रेन से टच होके डिसीजन नहीं ले पाता, तो ये क्या करेगा, हाथ डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के कि वो गर्म है, ठंडा है, या फिर उसको पकड़ने में कितने प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर किसी वजह से हाथ नहीं होने पर उसकी जगह प्रोस्थेटिक हैंड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई तरह के काम तो निपटा लेता है लेकिन अपने कृत्रिम हाथ में पकड़ी हुई वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाता। हालांकि इस खास तरह की डिजिटल स्किन के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम टमाटर को पकड़े तो हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है, या फिर आलू को पकड़े तो प्रेशर चाहिए होता है। स्किन के द्वारा हम वो प्रेशर का डिटेक्शन कर सकते हैं और कितना प्रेशर ज़रूरत है वो हम निकाल के देख सकते हैं। तो स्किन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये हमारा आर्टिफिशियल स्किन भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा सकता है। यानी किसी हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। अगर किसी वजह से उनके हाथ नहीं है तो उन्हें हौसला हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कृत्रिम स्किन से जुड़ा रोबोटिक हैंड इस तरीके से काम करता है जैसे सामान्य लोग अपने हाथों से करते हैं। IIT मंडी की 12 लोगों की टीम पिछले 2 साल से इस आर्टिफिशियल या कहे डिजिटल स्किन को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। कृत्रिम स्किन बनाने के लिए PDMS यानी रबर जैसी जेली के अंदर हाइड्रोजेल भरा गया है। अगले चरण में डिजिटल स्किन को ग्लव्स पर लगाया जाएगा। फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उस पर ग्लव्स के जरिए रोबोटिक हैंड को चीजें पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। IIT मंडी की तरफ से तैयार की गई स्किन सामान्य तापमान में 4 से 5 साल तक काम कर सकती है। ज्यादा गर्मी या प्रचंड गर्मी में कारगर साबित होने के लिए आर्टिफिशियल स्किन पर अगले 1 साल तक अभी और शोध किया जाएगा। अभी जो मटेरियल हमने यूज़ किया, 2 मटेरियल बेसिक्स मटेरियल जो है, एक PDMS सबस्ट्रेट है जो कि एक रबर जैसे जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजेल कंडक्टिव जेल होता है उसको हमने उसमें फिल किया है। जो मटेरियल हमने यूज़ किया है नॉर्मल टेम्परेचर में ये काफ़ी दिन तक चलेगा। मीन्स लाइक आप कह सकते हैं कि मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स आगे काफ़ी दिन तक चल सकता है। हाँ, ज़्यादा तेज़ गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें हमें इसको और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो विद इन 1 ईयर तक हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 1 ईयर तक ये पूरा टेस्टिंग सब हो जाए। ये हेल्पिंग रोबोट अस्पतालों में नर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके आदेश देने के लिए कई तरह के माध्यम का विकल्प भी मौजूद है, जिनमें अलेक्सा की तरह वायर कमांड के अलावा बटन कमांड और दूसरे विकल्प भी शामिल है, जिससे अस्पतालों में सफाई, दवा या इंजेक्शन की सही जगह पर रखना जैसे काम शामिल होंगे, जिससे ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों को काम करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मंडी से संवाददाता धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने नौकरी छोड़कर खेती को अपना लिया। पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव के रहने वाले डॉक्टर जयपाल का कहना है कि उन्हें नौकरी से ज्यादा कमाई खेती में हो रही है। वो 10-12 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को इससे रोजगार भी दे रहे हैं। फूल गोभी सिर्फ सफेद ही नहीं, पीली और बैंगनी भी हो सकती है और खेती से सिर्फ घाटा ही नहीं, लाखों का मुनाफा भी हो सकता है। बस खेती में थोड़ा प्रयोग करने की भी हिम्मत जुटानी होगी, जैसे इन्होंने जुटाई। पानीपत के प्रगतिशील किसान डॉक्टर जयपाल ने ये पूरे 70 एकड़ में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाते हैं, वो भी अलग अलग तकनीक से। ड्रिप इरिगेशन से लेकर पोली हाउस, ओपन फार्मिंग और नेट हाउस तकनीक को अपनाकर। तभी तो रंग बिरंगी गोभी के साथ साथ लाल पीली शिमला मिर्च और ब्रोकली भी उगाते हैं और इसी खेती से अपना सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि 50 से 60 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 60 से 70 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें पोली हाउस, ओपन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, इन सारी चीज़ों में करते हैं। हमारी सोच थी कि भाई किसान की जो रेगुलर जो इनकम है उसको कैसा बढ़ाया जाए। तो हमने सोचा कि जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं उनके
अकॉर्डिंग हम खेती करें। आज हम 1 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा ले लेते हैं पॉली हाउस नेट हाउस में, जबकि आम किसान 1 एकड़ से 40 से 50 हजार रुपए ही ले पाता है। हरियाणा में पानीपत के पट्टी कल्याण गांव के रहने वाले डॉक्टर जयपाल शुरू से किसान नहीं थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करते थे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने को लेकर उपाय ढूंढने पर जोर बहुत था। सो खेती को लेकर सरकार की बताई नीतियां अपनाने का रिस्क लिया और कामयाब हो गए। फिर तो ये कामयाबी इन्हें इतनी रास आई कि नौकरी छोड़ खेती में ही लग गए और पिछले 11 साल से खेती को अपने आय का जरिया बनाकर बेहद खुश हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर था, नौकरी दी छोड़ और अभी खेती कर रहे हैं। और 2014-15 में मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद आज 10 से 11 साल हो गए अब कंटिन्यू खेती करें। जब हमारी कमाई थी उससे 10 टाइम ज्यादा मैं आज खेती में ले रहा हूँ और आज 50 से 60 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डॉक्टर जयपाल के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खेती में मेहनत के साथ साथ सूझबूझ और नई तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है ताकि मेहनत का भरपूर फायदा मिल सके। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे।